जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में। दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म की संरचना कैसी होती है और उस संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, उन सभी भागों के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि स्पर्म आपको इस क्लास में यूं चुटकियों में याद करा दूंगा मैं। तो चलिए जान लेते हैं स्पर्म क्या होता है। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म दोस्तों जो होता है वो होता है एक मेल गैमेट। ठीक है, स्पर्म क्या है? स्पर्म एक प्रकार का मेल गैमेट है, यानी कि नर युग्मक है। नर युग्मक है, ठीक है। नर युग्मक होता है स्पर्म। दोस्तों स्पर्म जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट मीन्स शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं, जो ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, इस पर ऑलरेडी मैंने क्लास ले लिया है, उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात रही कि शुक्र जनन से शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन शुक्र जनन की कौन सी कोशिका जो होती है वो शुक्राणु का निर्माण करती है? शुक्र जनन की प्रक्रिया में एक कोशिका बनता है जिसको हम स्पर्मेटिड कहते हैं। स्पर्मेटिड स्पर्मेटिड कहते हैं। इसी जो स्पर्मेटिड होता है दोस्तों, वो बनाता है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु का निर्माण करता है। एक बात और आप ध्यान रखिए कि मानव शरीर में केवल शुक्राणु ही ऐसी कोशिका है जो गति करता है। ठीक है, शुक्राणु ही एक ऐसी कोशिका है जो गति करता है, जिसमें मूवमेंट पाई जाती है। ये तो रही बेसिक बातें शुक्राणु के बारे में। तो दोस्तों अब चलते हैं हम इस संरचना के बारे में, हेड टू टेल। इसके सिर से पूंछ तक की जो संरचना होती है उसमें कौन कौन से भाग आते हैं और उन भागों का क्या कार्य होता है, इनके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम मिटा दे पहले। देखिए एक बात और आप ध्यान रखिए, जो शुक्राणु की संरचना होती है उसकी पूरी लंबाई कितनी, जो पूरी लंबाई होती है, पूरी लंबाई जो होती है वो होती है 6 माइक्रोमीटर। दैट मीन्स अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मीटर, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। उस हिसाब से अगर इस 6 माइक्रोमीटर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मीटर। तो दोस्तों ये तो रही इसकी लंबाई। शुक्राणु की कितनी लंबाई होती है, जब कोई पूछता है तो उसका आप फटाक से आंसर देंगे बिना रुके 6 माइक्रोमीटर। अगर मीटर में पूछेगा तो आप बताएंगे 6 गुणे 10 के पावर माइनस 6 मीटर। अब चलिए दोस्तों, अब आएगा मजा। ये दोस्तों शुक्राणु की संरचना है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है हेड, दूसरा है मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, जिस प्रकार से जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में जो शरीर होता है वो भी 3 भागों में बटा होता है। कैसे? एक तो ये हो गया हेड, दूसरा ये हो गया नेक, और तीसरी ये हो गई बॉडी, चौथा ये हो गया पैर। ठीक है, एक ह्यूमन का लेग हो गया। अगर हिंदी में हम कहें, हेड का मतलब होता है सिर, मिडिल पीस का मतलब होता है मध्य भाग, जिसको हम बॉडी भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टेल, यानी कि पुंछ। हम बात कर लेते हैं हेड पोर्शन के बारे में, यानी कि हेड के बारे में, मीन्स सिर के बारे में। सिर क्या होता है, इस फॉर्म में सिर क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, उनका क्या कार्य होता है।
तो दोस्तों अगर हम आपको बताएं, शुक्राणु की जो संरचना होती है वो चम्मच के जैसी होती है, और शुक्राणु के हेड में सबसे ऊपरी भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है। सबसे ऊपरी भाग पर क्या पाया जाता है? सबसे ऊपरी भाग पर पाया जाता है एक्रोसोम। अब एक्रोसोम क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद एक्रोसोम के नीचे पाया जाता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्र। देखिए जो दोस्तों एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम जो होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक या फिर लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, या फिर यही जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इसको हम लाइसिन एंजाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाएगा या फिर लाइसिन एंजाइम पाया जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक्रोसोम के नीचे उपस्थित एक बड़ा सा गोला सा संरचना है, इसको हमें न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब अगर हम बात कर ले एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होता है? एक्रोसोम जो होता है उसमें पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि एक मेम्ब्रेन को तोड़ने में सहायता करता है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्रोसोम में पाया जाता है वो एक मेम्ब्रेन को तोड़ने में सहायता करता है। अगर हम हिंदी में कहें तो अंडे की आवरण को तोड़ने के लिए, घोलने के लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम काम करता है। और उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम को क्या कहते हैं? हम कहते हैं हाइलूरिनोडेज। हाइलूरिनोडेज ये किसका नाम है? ये है एक्रोसोम में पाए जाने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम है हाइलूरिनोडेज। ठीक है, यहाँ से आपकी परीक्षा में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, 100% चांस है नीट में बन सकता है। क्या बनेगा? एक्रोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा एंजाइम है? इतना छोटा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट है और आपका वाइबा हो रहा है, तो वाइबा वाले दिन जो एग्जामिनर होगा वो भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको पड़ेगी जरूरत नोट्स की। ठीक है, स्पर्म की संरचना की नोट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर पर। वहां पर जितने भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं अभी, उन सभी के नोट्स पीडीएफ मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दे रहा हूं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैं वहां पर आपको बता दे रहा हूं। तो दोस्तों इतना तो हो गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मिडिल पीस और नेक के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हेड के बारे में पढ़ा। हेड के बारे में हमने कंफर्म कर लिया। हेड जो होता है, हेड का ऊपरी भाग जो होता है उसमें पाया जाता है एक्रोसोम, और उसके नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम, और एक्रोसोम में पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि एक मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब दूसरी बात अगर हम बात कर लें, दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारा मिडिल पीस। मिडिल पीस एंड नेक। देखिए नेक की संरचना ये। अब हम आपको बताएं कि जो मिडिल पीस जो होता है और नेक जो होता है, नेक और मिडिल पीस से एक अच्छी तंतु निकलता है। क्या? अच्छी तंतु निकलता है, जो कि पूछे तक फैला रहता है। सीधी सी बात, नो बकवास। आप परीक्षा में लिखेंगे नेक और मिडिल पीस के बीचों बीच माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ से घिरा हुआ
एक अक्षीय तंतु निकलता है जो कि सीधे टेल तक जाता है। क्या निकलता है? अक्षीय तंतु, जिसको हम कहते हैं एक्सोनेम। एक्सोनेम कहते हैं, जो कि सीधे टेल तक जाता है। फिर उसके बाद इसी मिडिल पीस में आप देख रहे हैं हरे रंग की संरचना। तो दोस्तों ये हरे रंग की संरचना कोई और नहीं, आपका अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, आपका अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ठीक है, तो मिडिल पीस में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये करता क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? अब दोस्तों हम आपको बताएं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से शुक्राणुओं में गति प्रदान होती है, मूवमेंट प्रदान होता है। शुक्राणुओं में गति होता है, शुक्राणु में गति प्रदान होता है। शुक्राणुओं में गति प्रदान होता है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो मिडिल पीस होता है उसके और नेक के बीचों बीच एक अक्षीय तंतु निकलता है जो कि सीधे टेल तक पहुंच जाता है, घुस जाता है। ठीक, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। क्या जाता है मेरे बाप का, आपके बाप का? थोड़ी सी बात और जान लेते हैं। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था, अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है भैया वो किस रूप से व्यवस्थित है स्पर्म के मिडिल पीस में? तो क्या कहेंगे इस व्यवस्था को? इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? तो दोस्तों इस व्यवस्था को हम कहेंगे इंड टू इंड इन द मिड पीस रीजन। क्या कहेंगे? इंड टू इंड इन द मिड पीस रीजन। छोटी सी बात है, आप याद कर लो। माइटोकॉन्ड्रिया की इस व्यवस्था को हम कहेंगे इंड टू इंड इन द मिड पीस रीजन। ठीक, अब जो ये संरचना पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में और स्पर्म में, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पाई जाती है, इस संरचना को क्या कहते हैं? इस चित्र को क्या कहते हैं? इस फिगर को क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है स्पर्म में पाया जाता है, उस संरचना को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। ठीक है, द स्ट्रक्चर which present the structure of mitochondria, the structure of mitochondria which present in the sperm। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। माइटोकॉन्ड्रियल शीथ क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ कहते हैं। इस संरचना को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीथ और इस व्यवस्था को कहते हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं इंड टू इंड इन द मिड पीस रीजन। क्या कहते हैं? इंड टू इंड इन द मिड पीस रीजन। ये जो व्यवस्था होती है माइटोकॉन्ड्रिया की स्पर्म में होती है और जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। आई होप दोस्तों आपको हेड और मिड पीस, नेक, ये बातें समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से जान लीजिए, जो नेक होता है यानी कि जो हमारा गर्दन होता है, हमारा नहीं स्पर्म का,
हमारा कहेंगे तो फिर अब तो भगवान तो प्यारे। नेक, मिड पीस यानी कि शरीर, उसकी जो बॉडी होती है वो। इस मिड पीस और नेक से एक निकलता है अक्षीय तंतु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोनेम। यहाँ पर देखिए हमने बना रखा है और लिख भी रखा है, एक्सोनेम। ये जो एक्सोनेम होता है वो गर्दन और बॉडी से निकलते हुए सीधे पुच्छ तक फैला रहता है। ठीक है, पुच्छ तक फैला रहता है। और मिड पीस में पाया जाता है माइट्रोकांड्रिया, और वो माइट्रोकांड्रिया काम करता है शुक्राणु को गति पहुंचाने में, यानी कि दौड़ाने का काम करता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बचे हुए भाग यानी कि टेल को पढ़ लेते हैं। अब टेल क्या होता है इतना रब कर दें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपको इस मिटा करके, आपको नहीं इसको मिटा करके तो हम टेल के बारे में बताएंगे। देखिए हमने एंटी पढ़ लिया, मिड पीस, मिडिल पीस एंड टेल, नेक, इसको हम कहते हैं हिंदी में मध्य भाग तथा ग्रीवा यानी कि गर्दन। अब हम बात करेंगे नंबर 3 और आखिरी पॉइंट होगा स्पम का। वो जो आखिरी पॉइंट है वो है टेल यानी कि पुच्छ। तो दोस्तों स्पम का जो पुच्छ होता है वो कैसा होता है, देखिए स्पम का जो पुच्छ होता है वो एक रस्सी के जैसा दिखाई दे रहा है। इससे किसी को बांध तो नहीं सकते लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो स्पम है, ये जो पुच्छ है, पुच्छ जो होता है वो फ्लैचला का काम करता है। किसका काम करता है? फ्लैचला का काम करता है। और इसी पुच्छ की वजह से जो स्पर्म होता है वो भागता है। कैसे भागता है? ये जो पुच्छ होता है वो हमेशा ऐसे एंटीना की तरह हिलता रहता है। ठीक है, ऐसे हिलता रहता है और जिससे स्पर्म में मूवमेंट होता रहता है। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट टेल की। अब दोस्तों अगर हम बात करें टेल की, जो टेल होता है, टेल में नेक और मिड पीस का जो अक्षीय तंतु पाया जाता है, इसका ग्रीवा, वो मध्य भाग भाग का अक्षीय तंतु, ग्रीवा व मध्य भाग का जो अक्षीय तंतु पाया जाता है वो पुच्छ में फैला रहता है, पुच्छ में फैला रहता है। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया पुच्छ का। अब दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं। अब ये जो पुच्छ होता है वो दो भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। कैसे? पुच्छ के कुछ भागों पर, पुच्छ के कुछ भागों पर पाया जाता है कोशिका द्रव्य का आवरण। ठीक है, कोशिका द्रव्य का आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य का आवरण, कोशिका द्रव्य का आवरण पाया जाता है। और कुछ भाग होता है वहां पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, स्पर्म का जो टेल होता है, टेल का वह भाग जहां पर कोशिका द्रव्य का आवरण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब होगा मुख्य भाग। क्या होगा? मुख्य भाग। क्या कहेंगे? मुख्य भाग यानी कि मेन पीस, मेन पीस होगा।
और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो होगा कोशिका द्रव्य का, सॉरी, स्पर्म के पुच्छ का वह भाग जहां पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहेंगे हम अंत्य भाग। क्या कहेंगे? अंत्य भाग। हिंदी में कहें तो अंत्य भाग और इंग्लिश में एंड पीस। एंड पीस। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है एंड पीस, यहीं पर छुपा था, हम देख भी नहीं पाए, यहाँ पर लिख दिए फालतू का। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको जो स्पर्म है वो अच्छी से समझ में आ गया होगा, सीधे भेजा में घुसा होगा। तो दोस्तों आप भेजा का भेजा फ्राई न कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवर्स गियर लगा करके पीछे जाइए और फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और रही नोट्स की बात, वो नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में आपको नीचे नीचे नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।